हेलो, सबको नमस्कार। मैं जेपी सर, आप लोगों को जेपी सर क्लास में स्वागत है। हम आज जो क्लास लेकर आए हैं हिस्ट्री का क्लास लेकर आए हैं। आप लोगों को कुछ क्लासें कुछ दिनों से हम नहीं दे रहे हैं, इसके लिए आप लोग से सॉरी, क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत खराब है, इसी चलते आप लोगों को क्लास हम नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, लेकिन आपसे आपको कंटिन्यूस क्लास मिलेगा। ठीक है, जो आपको बता दें, जो हम आप लोगों को जो प्राचीन भारत काल पढ़ा रहे थे। ठीक है, प्राचीन काल भारत में आप लोगों को क्या पढ़ा रहे थे हम? ये नंद वंश के बारे में पढ़ाए थे। मोर वंश आज जो पढ़ाने वाले हैं वो मोर वंश के बारे में पढ़ाने वाले। ठीक है, जो उस दिन हम नंद वंश के बारे में पढ़ा चुके थे, आज मोर वंश के बारे में हम लोग जानते हैं। मोर वंश से कौन संस्थापक था, मोर वंश सारा, इसमें आपको इस क्लास में सारा निचोड़ आपको बता देंगे। आप लोग अच्छे से इस क्लास को देखिएगा और आपको एक एक चीज आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और आपको फिर दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो ये चीज आपको पूरा डिटेल में बता दे रहे हैं, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोर वंश, सबसे पहले मोर वंश आया कहाँ था से आया था। मोर वंश जो आया था इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, देखिए मोर वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, हम लोग इसका मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलता है? ठीक है, एक साहित्यिक स्रोत से मिलता है, एक पुरातात्विक स्रोत से मिलता है। दो तरह का स्रोत, एक साहित्यिक साहित्यिक जो आपको बताया था, जो लिख के बोला जाता है उसको क्या बोलता है? साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जो दिखा के, मतलब कोई चीज का खोज किया गया था, मतलब मृत्युभांड भंडा, मतलब लोहा का खोज, तो ये शिलालेख, ये सब क्या होता है? पुरातात्विक, जो कि उसको लिख के नहीं बताया जाता। ठीक है, तो उसको क्या बोला? पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में क्या कहाँ कहाँ से पता चलता है? अर्थशास्त्र से पता चलता है, जो मौर्य वंश के बारे में। इंडिका से पता चलता है, मुद्रा राक्षस से पता चलता है। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में कहाँ से पता चलता है? अशोक का अभिलेख से पता चलता है। अब अर्थशास्त्र कौन लिखा था? चाणक्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था, शिक्षक था, प्रधानमंत्री था, जिसको माना जाता है। वो चाणक्य जो लिखा था, कौन सा बुक लिखा था? अर्थशास्त्र लिखा था। इससे हम लोग को मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद मेगास्थनीज क्या था? मेगास्थनीज किसका है? इंडिका। कौन सा बुक लिखा था? मेगास्थनीज ने इंडिका बुक लिखा था। वो बताया था पाटलिपुत्र में 64 ठो खंबाएं हैं, उसमें बहुत सारा पिलर है, गुफाएं हैं, उस खंबे पे अलग अलग तरीका से लिखा हुआ है। समझ गए? इसके बारे में इस इंडिका में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में मुद्रा राक्षस किसके बारे में? विशाख दत्त का लिखा हुआ मुद्रा राक्षस है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जैन धर्म बौद्ध धर्म से भी हम लोगों को मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। तो जैन धर्म बौद्ध धर्म से बारे में जानकारी, तो जैन धर्म बौद्ध धर्म को मानना क्या था? जो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य और ये मौर्य वंश है, वो एक क्षत्रिय वंश है। क्षत्रिय वंश है, लेकिन कुछ जैसे ब्राह्मण का ये ग्रंथ था, उसके बाद में कुछ ये सब में लिखा हुआ क्या, जो ये मौर्य वंश है वो क्या है? एक तरह से शूद्र का उसका वर्णन कर दिया गया। ठीक है, शूद्र के बारे में उनको बता दिया गया। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके पुरातात्विक स्रोत का मतलब अशोक का अभिलेख, अशोक का जैसे भवन बना था, भवन जैसे देखिए आप, जैसे बिल्डिंग बना हुआ, तो बिल्डिंग के ऊपर में कुछ लिखा हुआ है, तो ये सब क्या वहां से पता चलता है। जो मौर्य वंश के बारे में गुफाएं जो है, चुनारगढ़ का अभिलेख, यहाँ से भी पता चलता है मौर्य वंश के बारे में। ठीक है, तो मौर्य वंश जो क्या कैसा था, किस तरह से था, ये आप लोगों को हम बता दे रहे हैं। सबसे पहला जो था मौर्य वंश में कौन आया था? चंद्रगुप्त मौर्य आया था। कहां से आए थे? नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को उसने पराजित कर दिया था और मौर्य वंश को स्थापना कर दिया था। जो नंद वंश का अंतिम शासक था वो क्या था? घनानंद था। और आपको बता दें, घनानंद के दरबार में ही चाणक्य कौटिल्य रहता था। उसने घनानंद ने उसको निकाल दिया था। तब उसने प्रण लिया था कि जब तक तुम्हारा साम्राज्य हम नष्ट नहीं कर देंगे तब तक तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। उसने उसी दिन प्रण ले लिया था। तो उसने चंद्रगुप्त मौर्य से मिला और चंद्रगुप्त मौर्य के मिलने के बाद में उसने राजनीतिक का शिक्षा दिया चंद्रगुप्त मौर्य को। और उसके बाद उसके साथ आके उन्होंने घनानंद को हरा दिया, पराजित कर दिया। और उसके बाद में घनानंद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कर लिया। ठीक है, तो उसके कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, जिसका सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने शासक को हराया था, नंद शासक को हरा दिया। जो नंद शासक कौन था? घनानंद। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने
322 से लेके 298 बीसी तक इसने राज्य किया, मौर्य वंश पे राज्य किया। तो उसके वो कैसे किया, ये बौद्ध जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा जाता है। आपको बताया है जो चंद्रगुप्त मौर्य को जैन और बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है, क्षत्रिय बोला जाता है, जबकि मुद्रा राक्षस पुराण आदि ब्राह्मण ग्रंथ में इसको क्या बोला जाता है, शूद्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें बोला गया इस ग्रंथों में। उसके बाद में जस्टिन स्ट्रोबर ने चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से पुकारा था, सेंट्रोकोटस के नाम से पुकारा था। ठीक है, और प्लूटार्क क्या बोला था, एंट्रोकोटस बोला था। ठीक है, याद रखिए जो ये जो यूनानी जो था वो कौन थे, जस्टिस स्ट्रोबो क्या बोला था, सेंट्रोकोटस के नाम से चंद्रगुप्त को पुकारा था, और उसके प्लूटार्क बोला था एंट्रोकोटस के नाम से पुकारा था। ठीक है, उसकी ये कैसे पता चला, तो विलियम जॉन्स जो था वो भारत के थे, वो एक 1784 में एसोसिएटिक सोसाइटी का स्थापना किया, जिसमें उसने बताया जो ये जो नाम सेंट्रोकोट और एंट्रोकोट जो दिया है वो दिया है यूनानी का नाम दिया है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम है, समझ गए। तो विलियम जॉन्स जो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम इनके ही द्वारा बताया जाता है। ठीक है, उसके बाद उसने मगध को, एक राजा था राजा पोरस के, उसके बाद उसने मगध पे अधिकार कर लिया। पहले तो पश्चिम उत्तर भाग को उसने जीत लिया जो चाणक्य की सहायता से, उसके बाद उसने पोरस एक राजा था, उसके बाद उसके साथ उसने मिलके और उसकी सहायता से उसने क्या किया, मगध के ऊपर भी अधिकार कर लिया चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो मगध पे भी 322 ईस्वी में उसने मगध राजगद्दी पर बैठ गया। उसके बाद उसने युद्ध किसके किसके साथ किया, सेल्कस जो था वो तक्षशिला राज्य का एक राजा था। आपको हम बताए थे जो सिकंदर के टाइम में सिकंदर क्या किया, तो इसको छोड़ के यहाँ पे वो स्थान इसको छोड़ के दे के चल गया था। उसने सेल्कस के भारत में छोड़ के चला गया था। तो उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने उसके साथ युद्ध लड़ लिया और 305 बीसी में उसने सेल्कस को हरा दिया और उसके बाद उसने राज्य पे अपना अधिकार कर लिया चंद्रगुप्त मौर्य। तो उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, सेल्कस के साथ में कुछ संधियां हुआ, जिसमें बोला गया कि जो किसी भी राजा किसी को हरा देता ना, तो उसके बाद में क्या होता है, उसके बीच में एक संधियां होता है। तो उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथियां किसको दिया, सेल्कस को दिया, 500 हाथियां दिया। और उसके बाद उसके बदले में उसको क्या क्या मिला, उसको बदले में क्या मिला, सबसे अच्छा तो उनको सुंदरी पुत्री हेला उनको मिल गया चंद्रगुप्त मौर्य को, उसके साथ शादी करवा दिया गया। ठीक है, उसके बाद में उसको क्या मिला, मेगास्थन क्या क्या मिला बताइए। और उसके बाद 4 प्रांत उनको दिया गया, जिसका 4 प्रांत कौन कौन था, सेल्कस ने उनको 4 प्रांत कौन कौन से दिया था, हेरात दिया था, गंधार दिया था, मकराना दिया था, काबुल दिया था। 4 प्रांत उनको दे दिया। कौन दिया था, सेल्कस निकेटस जो चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध हुआ था उसमें उन्हें 4 प्रांत दिया था। तो उसके बाद 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य किसको दिया था, सेल्कस को दिया था। और हेलना से जो सेल्कस की पुत्री थी उनसे उन्हें शादी करा दिया गया। ठीक है, शादी कर, इसके बदले में उसको 4 को प्रांत मिला था। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, सेल्कस ने 305 ईस्वी में हराने के बाद मेगनस्थनीज ने राजदूत में 500 हाथी, उसके बाद मेगास्थनीज को भी सेल्कस ने, जो राजदूत किसका था, मेगास्थनीज किसका राजदूत था, सेल्कस का था, वो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आ गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। जस्टिन पुलार के अनुसार 6 लाख सेनाओं के साथ भारत में रोक डाला था। एक जस्टिन पुलार बोले क्या, जो भारत के जो अधिकार क्या था चंद्रगुप्त मौर्य, वो क्या क्या था, 6 लाख सेना से पूरा अखंड भारत को उसने जीत डाला, रोक डाला, उससे वो पूरा जीत लिया था। ठीक है, जस्टिन ने सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट वर्णन, इसमें भेंट का भी वर्णन हुआ। जो जस्टिन बोला है क्या, सिकंदर और चंद्रगुप्त को एक समय उसका मिलन हुआ था, लेकिन ये बहुत इतिहासकार मानता नहीं, तो इसीलिए इसको ज्यादा पूछा नहीं। कभी बार क्वेश्चन आता है जो कौन बोला था, जो सिकंदर और चंद्रगुप्त का भेंट मिलन हुआ था, तो जस्टिन ने बोला था। ठीक है, याद रखिएगा। सेल्कस के निकेटर के साथ कुछ क्या कौन सा प्रदेश दिया था, हेरात, गंधार, मकराना तक, काबुल। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु हो जाता है 298 बीसी में, उसका मृत्यु हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का। तो कैसे कैसे उनका देहांत होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य
जो तो किसका कौन सा धर्म मानते थे? जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? आपको बताए थे। जो जैन धर्म में जो था दो भागों में बता था, श्वेतंबर और दिगंबर। और जो भद्रबाहु का संस्थापक कौन था? दिगंबर था। तो भद्रबाहु जो था वो जैन धर्म से शिक्षा लिया था कि कौन? चंद्रगुप्त मौर्य लिया था। तो उसके बाद वो क्या किया, जो दिगंबर जो धर्म अपनाए थे कौन? भद्रबाहु। भद्रबाहु कौन से धर्म का स्थापना किया था? दिगंबर धर्म का। तो वही के संस्थापक थे। भद्रबाहु के साथ उसने चल गए सरमन बेलगोला में चले गए, और उसके बाद सलेखना विधि से उसने प्राण को त्याग दिया। सलेखना विधि का मतलब होता है, चंद्रगुप्त को क्या किया? सलेखना विधि से अपना प्राण को त्याग दिया। किस कैसे सलेखना विधि? उसको बोला जाता है जो बिना खाए हुए निराहार, जो कभी खाए निर्जल, मतलब कभी जल ग्रहण नहीं किया, वो उसी विधि से वो क्या किया? उसने अपना प्राण त्याग दिए थे सरमन बेलगोला में। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। कितना ईस्वी में? 298 BC में। ठीक है। उसके बाद में उनका पुत्र आया कौन? बिंदुसार। बिंदुसार को क्या बोला जाता है? बिंदुसार 298 से लेकर 273 तक BC तक उसने राजगद्दी पे बैठा रहा। ठीक है, मौर्य वंश का। तो उसके बाद बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता? अमित घात या शत्रु का विनाश के नाम से भी बिंदुसार को जाना जाता। मतलब उसको शत्रु को विनाश के नाम से, शत्रु को विनाश कर देगा, खत्म कर देगा, इसी का नाम से भी जाना जाता बिंदुसार को। जैन ग्रंथों में सिनसेन के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभार क्वेश्चन पूछता है कि जो जैन ग्रंथों में बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता, तो सिनसेन के भी नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। उसने तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। पहले उसने सुसीम तथा बाद में उसने अशोक को भेजा था, याद रखिएगा। तक्षशिला जो था, कभी कभार क्या होता, तक्षशिला जहाँ पे सर्कस निकेटर था, वहां पे कुछ दिनों के बाद में फिर विद्रोह हुआ, कुछ युद्ध होना स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद बिंदुसार ने अपने 2 पुत्र को भेजा। पहला पुत्र जो था उसका सुसीम था, सुसीम को भेजा, और उसके बाद में उसने अशोक को भेजा। सुसीम जो था गया, लेकिन वो सफल नहीं, युद्ध में सफल नहीं आया, हार को चला गया था। ठीक है। उसके बाद में उसने अशोक को भेजा था, और अशोक को उसी टाइम से माना जाता जो ये महान सम्राट बनने वाला। उसके मतलब प्रशासनिक शक्तियां था, राजनीतिक करने की शक्तियां था, समझ में? अशोक के बारे में जाना जाता है। तो इसीलिए अशोक के बारे में हम लोग मानते हैं अशोक सम्राट जो बहुत बड़ा आदमी ये थे, राजा थे। सीरिया शासक एंटियोकस I ने अच्छा उसी टाइम उनको साथ बिंदुसार का एक सीरिया का शासक था, जिसके साथ उनका दोस्ती था, जिसका नाम था क्या? एंटियोकस I के साथ उसके साथ दोस्ती था। उसने बिंदुसार ने बोला मेरे को कुछ चाहिए, तो उसने बोला मंदिर, मेरे को मदिरा दो, सूखे अंजीर दो, और एक दार्शनिक दो। तो उसके बाद माना जाता है क्या, जो एंटियोकोस जो था, वन जो था, वो उनके लिए 2 चीज तो भेज दिया, लेकिन एक चीज नहीं भेजा था बिंदुसार के लिए। क्या क्या भेजा था? मदिरा और सूखे अंजीर तो दे दिया, लेकिन दार्शनिक नहीं है। दार्शनिक क्यों नहीं दिया? क्योंकि उन लोगों का एक परंपरा रहता था, इसी परंपरा को उसने रखा अपना, और दार्शनिक नहीं भेजा था, याद रखिए। ठीक है। तो ये था, कुछ ज्यादा बिंदुसार से ज्यादा पूछा नहीं जाता, तो जो पूछा जाता वो हम लिख दिया। उसके बाद में सम्राट अशोक आया। कैसे है? 273 से लेकर 230 BC तक उसने राज किया। तो उसके बाद में ये राजा कब बने? 269 बना। तो 4 साल के बाद में अपना राज अभिषेक कैसे किया अशोक? क्यों इतना 4 साल टाइम लगा? तो माना जाता है कि इतिहासकार को, जो उसने प्रण लिया था जब तक अपने भाइयों को हमने इस युद्ध में हरा नहीं दे। क्योंकि क्या होता है ना, जब किसी का पिताजी मर जाता है तो उसका बेटा क्या जाता, हम राज करें, बड़ा बेटा बोलता है हम राज करें, छोटा बेटा बोलता है हम राज करें। तो ऐसे एक करके उसको 99 लड़का थे, तो वो लोग बोलते हैं कि जब हम करें। तो उसी टाइम उसने प्रण ले लिया था, जब तक अपने भाई लोगों को हम जब तक मार नहीं दे अशोक, तब तक हम इस राजगद्दी पे नहीं बैठेंगे। तो उसको 4 साल लग गया अपने भाई लोगों को मारने में, और उसके बाद उसने फाइनली 269 BC में उसने राजाभिषेक करवा लिया था। ठीक है। उसके बाद 269 BC में उसने पहले अवंती का राज्यपाल था। ठीक, इससे पहले क्या 269 से पहले भी अवंती का राज्यपाल थे। ठीक है, याद रखें। अशोक का नाम किस चीज में मिलता है? मस्की और गुजरात अभिलेख से हम लोग का अशोक का नाम पता चलता है। 2 अभिलेख है, एक मस्की और गुजरात अभिलेख से हम लोग अशोक के बारे में जानकारी मिलता है। उसके बाद में 269 BC में 9 वर्ष के बाद उसने कलिंग के साथ युद्ध हुआ था। उस युद्ध में उसने क्या किया था? तलवार त्याग दिया था। माना जाता क्या, उसी टाइम एक चीनी यात्री था उपगुप्त,
वो अपना गलती से वो क्या किए, वो कलिंग के युद्ध में प्रवेश किया। तो उसने देखे बहुत सारा कीचड़ ही कीचड़ है, लोग बागों का क्या है, खून है, कीचड़ है, मांस से टुकड़ा पड़ा हुआ है। तो उसने देखा, तो वो अशोक को देखा जो तलवार से बहुत सारा संहार कर रहे हैं, मार रहे हैं। तो इसके बाद उसने अशोक को बोला, जो महाराज क्या आपका यही प्रण है क्या, लोग बागों को मारना आपका यही काम है क्या? तो वो तो ईगो वाला सम्राट अशोक था, उसने ईगो पे ले लिया। उसने उसके बाद वो क्या किए, तलवार को त्याग दिए। उसके बाद क्योंकि चीनी यात्री गुप्त क्या करने आए थे भारत, वो बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए आए थे, ठीक है। तो इसके बाद में उसने अशोक को बौद्ध धर्म को दीक्षा दे दी और बौद्ध धर्म के लिए बताया। तो बोला क्या अपनाए अशोक, तो बोला बौद्ध धर्म अपना लीजिए। उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म का अपनाने के बाद उसने प्रसार करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद उसने तलवार उसी का युद्ध में ये त्याग दिया। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, कौन सा युद्ध में सम्राट अशोक जो था अपना तलवार त्याग दिए थे, मतलब युद्ध करना छोड़ दिए थे, मतलब ये इसमें आ गए थे, क्या बोलते हैं, धार्मिक जीवन में आ गए थे। तो कौन सा युद्ध था, कलिंग का युद्ध, जो कलिंग कहाँ पड़ता है आजकल में, उड़ीसा का क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो कलिंग के मैदान में उसने युद्ध करना छोड़ दिया था 261 BC में। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। इसमें उन्हें धर्म प्रचार करना कार्य कर दिया, स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में मौर्य वंश से आप लोगों को बता दें, जो ज्यादा कुछ बहुत सारा राजा है, लेकिन लास्ट का जो राजा था उसका बाद में क्या था, बृहदत्त था। जो लास्ट का है, जो अंतिम राजा कौन था, बृहदत्त था। 185 BC तक उसने उस पर शासन किया और अंतिम मौर्य शासन का जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने ही, उनका ही सेना ने कर दिया था। तो इसको हत्या कर दिया था बृहदत्त को, उसका सेना ही क्या कहते थे, पुष्यमित्र, जो उसको हत्या कर दिया था, ठीक है। इसके साथ ही मौर्य वंश का क्या हुआ, खत्म हो गया था। इसके बाद जो हम पढ़ाएंगे आपको, हम क्या क्या पढ़ाएं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ाएं, जो मौर्य वंश के कहाँ से मेरे को मिलता है, साहित्यिक स्रोत, उसके पुरातात्विक स्रोत से मिलता है, और साहित्यिक स्रोत में क्या क्या अर्थशास्त्र कौन लिखा है, चाणक्य, तो ये सारा कुछ आपको हम बता दिए हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा दिए, बिंदुसार के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अगले क्लास में अशोक के बारे में, कैसे अभिलेख आया था, कहाँ पे ये सब किए थे, राजवंश, सारा कुछ आपको अगले क्लास में हम बताएंगे, ठीक है। आपको कैसा क्लास लगे, आज थोड़ा आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे को कुछ प्रॉब्लम है, तो इसीलिए आप लोगों को बता दें, क्योंकि अगले क्लास से आप लोगों को अच्छे से आपको ये, तो जैसे आपको कैसा क्लास लगे आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।